नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक होने वाला हिंदी प्रैक्टिस सेट। हिंदी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भी चलाया जा रहा है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट हमारा टॉपिक वाइज चला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने हिंदी प्रैक्टिस सेट की। हिंदी प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है और जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दोनों हमारे संधि से दिए गए हैं। पहले में पूछा गया है मध्वाचार्य की संधि बतानी है और दूसरा प्रत्यार्पण में कौन सी संधि होगी। तो जो पहला दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, किस क्रमांक में मधुधन आचार्य की संधि होगी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो दूसरे में दिया गया है प्रत्यार्पण, इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिधन अर्पण। तो दोनों क्वेश्चन संधि से हैं, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट में संधि से 2-3 क्वेश्चन है। हर प्रैक्टिस सेट में हमने संधि के बारे में जो बताया विस्तार पूर्वक, आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी, आप एक बार पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, तीसरा क्वेश्चन दिया गया हमारा समास से। समास में जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है। पहला दिया गया है वनवास, इसमें दिया गया है वनवास का वन का वास तो का नहीं होगा, वन में वास होता है, तो पहला वाला अशुद्ध हो गया। दूसरा दिया गया है सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, सबके लिए नहीं होता, सबका प्रिय होता है, ठीक है। उसके बाद गृह प्रवेश, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही दिया गया है। गृह प्रवेश का होगा गृह में प्रवेश, ये बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि डी जो दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हवन सामग्री, हवन की सामग्री नहीं होगी, हवन के लिए सामग्री होगी, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। जो दिया गया है हमारा कौन सा समास विग्रह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है हमारा समास विग्रह सही होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मरने की इच्छा के लिए वाक्यांश बताना है। मरने की इच्छा के लिए वाक्यांश क्या होगा, तो मरने की इच्छा होता है ऑप्शन नंबर बी, मुमूर्षा होता है, ठीक है। मरने की इच्छा क्या होता है, मुमूर्षा होता है। अगर होता मोक्ष की इच्छा, तो मोक्ष की इच्छा हो जाता मुमुक्षा, ठीक है, याद रखना। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, जबकि क्वेश्चन जो पूछा गया था मरने की इच्छा, मुमूर्षा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लिखा है जिजीविषा, ये हो जाती जीने की इच्छा, ठीक है। तो तीनों याद रखना, मोक्ष की इच्छा मुमूर्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, ठीक है, और मरने की इच्छा मुमूर्षा, तो तीनों याद रखने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमारा हिंदी ने फारसी मियाजी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलती जुलती अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है, अर्थात कौन से ऑप्शन में हमारा दिया गया है। जो दिया गया हमारा हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी, सेम इसके जैसी लोकोक्ति कौन से ऑप्शन में दी गई है। अब लोकोक्ति से क्वेश्चन आया हमारा, तो लोकोक्ति हमारी कौन सी भाषा की होती है, तो लोकोक्ति होती है हमारी संस्कृत भाषा की। जितनी भी लोकोक्ति होती है कौन सी भाषा की है, संस्कृत भाषा की होती है। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों की उक्ति, अर्थात लोगों की कही हुई बातें, और लोकोक्ति हमारी संस्कृत भाषा की होती क्या है, तो कहना लोकोक्ति हमारी पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरे हमारे वाक्य का अंश होते हैं, ठीक है, याद रखना। जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी ने फारसी मियाजी बनारसी, इसकी अन्य जो लोकोक्ति बैठेगी वो याद रखना, तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता, ठीक है। तन पर नहीं लगता, खाए पान अलबत्ता, ये हमारा बिल्कुल मैच हो जाएगा कौन सी लोकोक्ति के लिए, हिंदी ने फारसी मियाजी बनारसी के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है उपयुक्त विपरीतार्थी, अर्थात विलोम शब्द चुनना है। विलोम शब्द चुनना है, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, तो आविर्भाव का जो हमारा विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आविर्भाव त्रोभाव। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर इसमें भी विपरीतार्थी चुनना है, अर्थात विलोम शब्द, और विलोम शब्द का क्या है, उन्मूलन का क्या होगा, तो
उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 और 7 में विलोम शब्द का क्वेश्चन है। पहले का आविर्भाव का तिरोभाव और उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा, जो विकल्प पर्यायवाची नहीं है उसका चयन कीजिए, अर्थात अंक का बताना है। ठीक है, अंक का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, यह पूछा है। पहला दिया गया हिस्सा, उसके बाद गिनती, संख्या या क्रमांक। तो पहला जो दिया गया हमारा ऑप्शन, यही हमारा अंक का पर्यायवाची नहीं होता, तो ये किसका होता है, ये अंग का होता है। अंग अवयव हिस्सा भाग होता है। ठीक है, याद रखना। जबकि अंक के अन्य दिए गए हैं, जैसे गिनती, संख्या और क्रमांक दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद अब दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हमारा, अमृत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अमृत का पहला दिया गया सोम, उसके बाद हेम, पीयूष और अन्य। तो अन्य में याद रखना, अमृत के हमारे अन्य पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सोम, सुधा होता है, अमी, अमी, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है, हमारे अमृत के पर्यायवाची है। सोम भी होगा, पीयूष भी होगा, अमीय भी होगा, तो होगा कौन सा नहीं, तो याद रखना हेम जो दिया गया है ये हमारे अमृत का पर्यायवाची नहीं होता, तो ये फिर किसका होता है, तो याद रखना हेम होता है सोने का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, कौन सा पर्यायवाची हमारा अशुभ का नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पहला दिया गया है बाजी, उसके बाद मतंग और सैंधव। अन्य में याद रखना अशुभ का रविसुत भी होता है, तुरंग होता है, रविसुत और तुरंग। अन्य में है होता है, बाजी होता है। उसके बाद सैंधव भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे सब किसके पर्यायवाची, अशुभ के पर्यायवाची होते हैं। तो होता कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है मतंग, ये हमारा अशुभ का पर्यायवाची नहीं होता, तो फिर ये किसका पर्यायवाची होता है, याद रखना ये हमारा हाथी का पर्यायवाची होता है। मतंग किसका है, हाथी का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची से क्वेश्चन थे, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, मूल शब्द वह प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। मूल शब्द और प्रत्यय में कौन सा शब्द है या कौन सा ऑप्शन है हमारा जो गलत दिया गया है। पहला जो दिया गया है कटौती, उसके बाद बुढ़ोती, उसके बाद कनौती और लास्ट में बफौती। तो कौन सा रूप है जो हमारा मूल शब्द और प्रत्यय के साथ सही नहीं बैठता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है हमारा, यही कटौती, कट और ओती, ये शुद्ध नहीं बैठता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रत्यय के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय जो भी होते हैं हमारे सब क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, याद रखना। और शब्द क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होते हैं। उपसर्ग प्रत्यय शब्द का सिर्फ अंश होते हैं। जैसा हमारा मुहावरा होता है, मुहावरा हमारा वाक्य का अंश होता है, इसी तरह से प्रत्यय शब्द का अंश होते हैं, याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा, और 12 में जो दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तद्भव नहीं है। पहला दिया गया है तुरंत, तुरंत तो हमारा तद्भव है, ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है त्वरित, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत का क्या होता है, त्वरित। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में धीरज दिया गया है,
इसका हमारा तत्सम हो जाएगा धैर्य। क्या होता है धीरज का? धैर्य हो जाता है। ठीक, उसके बाद आज हमारा तद्भव है और इसका क्या होता है? आज का होता है हमारा अध्यय। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है खर पर, ये हमारा तद्भव नहीं है, ये हमारा तत्सम है। तो बात कर लेते हैं इसका हमारा तत्सम तद्भव रूप क्या होगा। तो खर पर का होता है खोपड़ी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा जो तद्भव रूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा तत्सम है। बाकी जोड़े जो मैच हुए याद रखना, तुरंत का त्वरित होता है, धीरज का धैर्य होता है, आज का भी याद रखना और खर पर का भी याद रखना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया गया है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण अर्थात गलत है। तत्सम तद्भव सही है, ये भी क्वेश्चन बताना है कौन सा हमारा इसमें गलत रूप दिया गया है। पहला दिया गया है क्षीर का खीर होता है, दही का दही, दुग्ध का दूध और घृत का घी। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है दही का दही नहीं होता, ये गलत हो जाता है। क्या होता है? दही का दधी हो जाता है। ठीक है, दही का क्या होता है? दधी हो जाता है। तो जो हमारा त्रुटिपूर्ण था ऑप्शन नंबर बी हमें मिल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी दुग्ध का दूध होता है और घृत का घी होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है, अर्थात ऐसा अनेकार्थी शब्द जो हरि का नहीं होता है। पहला दिया गया है विष्णु, उसके बाद बंदर, सूर्य या नदी। तो विष्णु तो होता है, बंदर भी होता है, सूर्य भी होता है, तो होता कौन सा नहीं है? नदी जो दिया गया हमारा हरि का संबंध या समानार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? किस क्रम में सही मेल नहीं है। पहला देखते हैं जो दिया गया है ग्रह क्या दशा होती है या ग्रह का घर होता है। दूसरा चीर का अर्थ बहुत समय होता है या अगला चीर लिखा है वस्त्र का खंड। उसके बाद तरणी क्या सूर्य का पर्यायवाची होता है समानार्थी शब्द या तरणी नाभ। उसके बाद मात्र केवल और मात्र माता। तो इसमें दिया गया है कौन सा मेल शुद्ध नहीं है। तो याद रखना जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये हमारा शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा ग्रह है ये दशा नहीं होती। इस ग्रह का अर्थ क्या होता है? अंतरिक्ष वाले ग्रह होते हैं। क्या होता है? अंतरिक्ष वाले जो हमारे ग्रह होते हैं ये होते हैं। ठीक है, याद रखना। जबकि ये जो ग्रह है हमारा ये घर ही होता है। दोनों ग्रह का अलग अलग होता है, याद रखना। अगर ये ग्रह है तो इसका हो जाएगा घर, और अगर रह लगा हुआ है पूरा ग्रह में तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष वाले हमारे ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ग्रह में शब्द युग्म के साथ आते हैं, याद रखना। उसके बाद देखते हैं, अब देखो ये जो चीर दिया है इसका अर्थ होता है बहुत समय तक। कहते हैं ना चीर काल से चला रहा है, अर्थात बहुत समय से चला रहा है। अगला जो चीर लिखा बड़ी मात्रा के साथ ये वस्त्र का एक खंड होता है। उसके बाद अब देखो तरणी में जो दिया गया तरणी अगर छोटी मात्रा के साथ है तो सूर्य होगा और बड़ी मात्रा के साथ है तो नाभ होगा। और ये इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं तरणी। ठीक है, तरणी लिखा है सूर्य और तरणी लिखा है। ठीक है, उसके बाद मात्र जो होता है हमारा ये कहते हैं केवल और मात्र माता हो जाएगा। ठीक है, तो जो दिए गए हैं हिंदी में क्वेश्चन है इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बारीकी से आते हैं, शब्द युग्म से क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची के जैसे होते हैं। ये आपको कंप्लीट करने हैं, याद करने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में सार्वनामिक विशेषण बताना है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? ठीक है, बात कर लेते हैं पहले विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होते हैं? तो विशेषण होते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं?
तो विशेषण के भेद पूछे जाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, या इसे ही क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सार्वनामिक विशेषण की पहचान होती है कि जब कभी भी किसी संख्या से पहले क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए। ठीक है, याद रखना, किसी संख्या से पहले सर्वनाम आ जाए। ठीक है, जैसे वह सर्वनाम है, खंबे से पहले आया है। ठीक है, तो ये किसका रूप ले लेता है? सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कि सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया हमारा, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? किस रूप में संप्रदान कारक का सही रूप या सही प्रयोग किया गया है? कारक सा क्वेश्चन है। कारक के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी कि कारक को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, कारक को और क्या बोला जाता है? तो कारक को परसर्ग बोला जाता है। ठीक है, और कारक हमारे कैसे शब्द होते हैं? ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद पूछा जाता है कारक के भेद बताओ, तो कारक के 8 भेद होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है समास में कारक कितने होते हैं, या इसी के साथ पूछा जाता है कि व्यक्ति हैं प्रसिद्ध किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक कितने होते हैं। तो याद रखना समास में कारक और किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर कारक के होते हैं 6 भेद। ठीक है, याद रखना। उसके बाद सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम में कारक के 7 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद संज्ञा में कारक के भेद, तो संख्या में कारक के भेद होते हैं 8। तो ये जो बिल्कुल बेसिक जानकारी है आपको याद रखना है कारक के बारे में। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछा जाए कारक के भेद बताओ, तो कहना कारक के 8 भेद होते हैं। समास और किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर, समास और किशोरीदास वाजपेयी के आधार पर 6 भेद होते हैं, जबकि सर्वनाम में 7 भेद होते हैं, संज्ञा में 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये कारक के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद कार्य करते क्या है, तो याद रखना ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उसे हम कारक कहते हैं, और कारक वाक्य को शुद्ध करने का रूप कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया हमारा, किसमें संप्रदान कारक का सही प्रयोग किया गया है? किस में संप्रदान कारक का सही प्रयोग किया गया है? तो ये याद रखना जो दिया गया हमारा बच्चों के लिए मिठाई लाओ, इसी में हमारा सही प्रयोग किया गया है। संप्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है? के लिए का, और बच्चों के लिए मिठाई लाओ, अर्थात कोई चीज जो सदा के लिए दे दी जाए उसमें कौन सा कारक होता है? तो जब कोई चीज सदा के लिए दे दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी, हाथ से घड़ी गिर गई, इसमें कौन सा हमारा कारक हो जाएगा? इसमें तो हम अपादान कारक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हिमालय से गंगा निकली है या हिमालय से नदी निकलती है, कुछ भी पूछ लेता है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ये भी हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आसमान का रंग नीला है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आसमान का रंग कैसा है? नीला है, इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में कारक हो गए हैं, 2 में अपादान पूछा गया है, बी और सी में अपादान, और डी में हमारा संबंध, जबकि संप्रदान जो चीज सदा के लिए दे दी जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वह दुर्लभ व्यक्ति सड़क पर गिर पड़ा, वाक्य में विशेष्य बताना है। ठीक है,
विशेष्य अर्थात संज्ञा बतानी। ठीक है, कैसा व्यक्ति, तो बताना व्यक्ति जो हमारा दुर्लभ व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति की विशेषता है कैसा व्यक्ति है, दुर्लभ व्यक्ति है। व्यक्ति कैसा है, दुर्लभ, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा हमारा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा इसमें, विशेष्य क्या होगा, तो व्यक्ति हमारा विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि देखो, जब कभी भी विशेषणों के बारे में चीजें याद रखनी जो पूछा गया है। दुर्लभ क्या है हमारा, दुर्लभ हो जाएगा हमारा विशेषण। दुर्लभ क्या है, दुर्लभ विशेषण है। ठीक है, इससे अलग जो आपको याद रखना है कि जब कभी विशेषण कर्ता या संज्ञा से पहले आ जाए तो उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। जैसे अगर इसमें यह पूछा जाता इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें हमारा उद्देश्य विशेषण हो जाता। ठीक है, जब कभी हमारा विशेषण कर्ता या विशेष्य के बाद आता है उसे बोलते हैं हम विधेय विशेषण। ठीक है, तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण से भी क्वेश्चन होते हैं। आपको याद रखना कि जब कभी भी संज्ञा या कर्ता से पहले, जब कभी संज्ञा या कर्ता से पहले विशेषण आ जाए तो उस विशेषण को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। और जब कभी विशेषण कर्ता या संज्ञा के बाद आए तो उसे कहते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, राम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताना। क्या क्रिया विशेषण है? ठीक है, क्रिया विशेषण में क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, कैसे चलता है, उत्तर हमें मिल जाएगा धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और दूसरी बात चलने की विशेषता भी है। ठीक है, क्योंकि क्रिया विशेषण क्या कार्य करते हैं, तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वही तो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना क्रिया की विशेषता कौन बताते हैं, क्रिया विशेषण बताते हैं। उसके बाद पूछा जाता है क्रिया विशेषण के भेद बताओ। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के जो हमारे भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बहुत आसान है, आपको याद रखना, बिल्कुल जबान पे होनी चाहिए भैया, कंठस्थ बिल्कुल, जैसे एकदम बोलो। रीतिवाचक, एक तौर तरीके का पता चलता है। ठीक है, और इसमें धीरे धीरे में रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही है। उसके बाद कालवाचक, उसके बाद स्थानवाचक, और लास्ट हो जाता हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो बताना 4 भेद होते हैं। और क्रिया विशेषण कैसे होते हैं, तो हमारे ये अभिकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अगर क्वेश्चन देखो ये पूछा है राम धीरे धीरे चलता में क्रिया विशेषण क्या है, तो हमने बता दिया धीरे धीरे है। अगर ये पूछता राम धीरे धीरे चलता में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो हम लगाते रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्योंकि एक तौर तरीके, एक ढंग का पता चलता है रीतिवाचक में। अगर होता काल तो एक समय का पता चलता, स्थान एक जगह का पता चलता, और परिमाण में नाप तोल का पता चलता। क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होगा। देव शब्द का बहुवचन बताना है, क्या होगा। वचन से क्वेश्चन है, वचन के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी होती है कि वचन हमारे विकारी शब्द होते हैं, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संख्या होता है, जिससे एकता और अनेकता का पता चलता है। उसके बाद पूछा जाता है हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं, तो हिंदी में 2 होते हैं, जबकि संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, देव का बहुवचन क्या होगा, तो देव का जो हमारा बहुवचन होगा देव गण होगा। देव का बहुवचन क्या होता है, देव गण होता है। जितने भी क्वेश्चन है सब लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जितने आएंगे 100% का बिल्कुल टारगेट होगा कि हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जुड़े हो प्रैक्टिस सेट के साथ। क्वेश्चन देखते हैं अगला जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, में कौन सा सर्वनाम है।
सर्वनाम से क्वेश्चन है। सर्वनाम के भेद 6, सर्वनाम की संख्या 11। सर्वनाम होते क्या है? तो ऐसे शब्द जो सबके नामों पर प्रयोग हो जाएं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, और ये बात बिल्कुल निश्चित है, अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन। इसमें दिया गया है दो विपरीतार्थी, ठीक है, या विपरीतार्थक जो होते हैं, जिसमें विलोम शब्द भी बोलते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो विपरीतार्थी जो हमारे शब्द होते हैं उनके बीच में जो चिन्ह होता है ये होता है हमारा योजक चिन्ह का। ठीक है, योजक चिन्ह के बारे में जो आपको याद रखना है, ठीक है, एक होता है योजक चिन्ह, एक होता है निर्देशक चिन्ह। अब देखो याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है दो विपरीतार्थी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं माता और पिता। ठीक है, तो ये हमारा योजक चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो दो विपरीतार्थी के बीच में कौन सा आता है? योजक चिन्ह। ठीक है, लेकिन योजक चिन्ह का प्रयोग कौन सी भाषा में नहीं होता? तो आपको याद रखना, योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं। पहली बात तो ये याद रखना। उसके बाद देखो योजक चिन्ह होता है इस तरह से, अगर ये चिन्ह है तो ये हमारा योजक चिन्ह है। अगर आप इसे थोड़ा सा और बड़ा कर दोगे, योजक चिन्ह को बड़ा कर दोगे, तो अब ये जो चिन्ह बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा निर्देशक चिन्ह। ठीक है, कौन सा चिन्ह है ये हमारा? ये हो जाएगा हमारा निर्देशक चिन्ह। तो योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा सा ही अंतर होता है। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। तो क्वेश्चन जो पूछा था, दो विपरीतार्थी शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह या कौन सा चिन्ह आता है हमारा? तो कहना है योजक चिन्ह आता है। ठीक है, बाकी विराम चिन्ह के बारे में तो आपको सब पता है। आपको गिव अवे में क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है, देखता हूं कितने विराम चिन्ह आपके कंप्लीट है। विराम चिन्ह से आपको बताना है कि ये कौन सा विराम चिन्ह है। कुछ विराम चिन्ह लगाता हूं, आपको बताना है कौन से विराम चिन्ह है। पहला तो ये हुआ, आपको इसके अंदर जो है बताना कौन सा विराम चिन्ह है, पहला। दूसरा बताना है ये कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, तीसरा आपको बताना है ये कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, अब आप ये तो सोचो मत कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बताओ और आप कहोगे सर ये तो अल्प विराम है। तो विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह को विराम चिन्ह की तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बताने आपको कौन से विराम चिन्ह है। इससे अलग आपको बताना है एक और विराम चिन्ह, एक ये होता है, इसे बोलते हैं हम इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, और एक होता है दुहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये जो विराम चिन्ह है आपके, इन्हें बताना है। ये तो दोनों एक ही होते हैं, इकहरा और जो हमारा दिया गया है ये दोनों एक है, लेकिन ये पूछा जाता है इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो अकेला दिया गया है कहाँ होता है और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। ये तो उद्धरण चिन्ह से बताने, उसके बाद बताने आपको ये तीनों, इन तीनों विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। देखो हिंदी पढ़नी है तो ढंग से पढ़नी है, तमीज से, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो, बाद में रोना धोना ना हो कि हमारे 20 नहीं बनते और हमारे 100% नहीं बनते। और हमारे हिंदी में तो 50% का एवरेज आता है, 100% का आएगा, बिल्कुल 100%, 100%, एक भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। बस आप प्रैक्टिस सेट से जुड़ो, प्रैक्टिस सेट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग बताना है हमें। लिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बड़ी बात नहीं, हमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पहला दिया गया चना, फिर बाजरा, अरहर और गेहूं। तो जो स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, हर टॉपिक से क्वेश्चन होता है, लिंग से, वचन से, कारक से, समास से, संधि से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता जो सबसे ना करा जाए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें पूछा है सहायक क्रिया बतानी है आपको। तुम खा रहे हो वाक्य में सहायक क्रिया क्या होती है। अब देखो ये तो छोड़ो क्या सहायक क्रिया होगी, हो, खा या रहे हो या तुम, आपको याद रखना कि सहायक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो याद रखना ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया को, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया को, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया को
सहायता प्रदान करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया की परिभाषा याद रखना। अब देखो मुख्य क्रिया क्या है जो इसमें दिया गया है, तुम खा रहे हो। तो मेन खाना खा रहे तो हमारा मेन क्रिया हो जाएगी, और जो दिया गया है हो क्या है हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो हो क्या है हमारी सहायक क्रिया है। उसके बाद आपको जो याद रखना है, सहायक क्रियाएं जो होती है हमारी, ये वाक्य को पूर्ण करने के लिए आती है। ठीक है, तो वाक्य को पूर्ण करने के लिए कौन सी क्रिया आती है, सहायक क्रिया होती है। जैसा सिर्फ इतना होता तुम खा रहे हो, या इतना होता तुम खा रहे, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता। जैसे ही आया तुम खा रहे हो, तो ये जो हो आया है, ठीक है, कैसी क्रिया हमारी सहायक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा दिया गया है, गोरी शब्द का अर्थ नहीं है, अर्थात गोरी किसका समानार्थी शब्द नहीं होगा। पहला दिया गया है पार्वती, उसके बाद हल्दी, उसके बाद पृथ्वी, और बी ऑप्शन में दिया गया है सरस्वती। ये क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, लेकिन ये गारंटी है ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा दिया गया है गोरी शब्द का अर्थ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नहीं होता है। ठीक है, सरस्वती के अन्य पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम अपने गिव अवे के बारे में। जो हमारा गिव अवे है, ये आपको बताना है कि गिव अवे से क्वेश्चन उठा लेते हैं। उपवाक्य जो होते हैं 3, पहले तो याद रखना उपवाक्य कितने भेद होते हैं, 3। आपको बताने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जबकि एक विराम चिन्ह के बारे में पूछा गया है, वो भी बताना है, और ये भी बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ। उसके बाद जय हिंद।